जैसे ही जैस ने उस बड़े हिरन को देखा, उसने अपनी सांसों को धीरे धीरे काबू में किया। वो एक गिरे हुए मोटे तने के पीछे छिपी हुई थी, जो जमीन पर फैली मोटी बर्फ में आधा धंसा हुआ था। उसने अपनी राइफल को कंधे तक उठाया और बहुत ही धीरे धीरे हिलते हुए उसे तने पर टिकाया, ताकि सामने खुले मैदान में खड़े उस हिरन को जरा सी भी आहट ना हो। उसे महसूस हुआ कि हवा उसके बालों को पीछे की तरफ उड़ा रही है। उसने खुद को हवा की दिशा के उलट खड़ा किया था, ताकि उसकी गंध उस जानवर तक ना पहुंचे और उसकी मौजूदगी का पता न चले। वो हिरन अपने झुंड से थोड़ा अलग हो गया था, जबकि बाकी झुंड घने जंगल के बीच से उस खुले हिस्से के दूसरी तरफ जा रहा था, और वो सब शायद जमी हुई बर्फ में बचा कुचा पानी या खाने की चीज ढूंढ रहे थे। कुछ दिन पहले 3 दिन लंबा बर्फीला तूफान गुजरा था, और जैस जानती थी कि जानवरों को भी पानी और खाना चाहिए होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसे और फ्रैंक को चाहिए था। उस अचानक आए तूफान ने उनका राशन लगभग खत्म कर दिया था, और अब उन्हें खाने की सख्त जरूरत थी। अब वैसे तो जैस इतनी ज्यादा ठंड और हालात में अकेले शिकार करने नहीं निकलती थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि फ्रैंक बीमार पड़ गया था। हालांकि उसकी हालत जानलेवा नहीं थी, पर वो इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर आकर कुछ भी करने की हालत में नहीं था। शिकार करना तो दूर की बात थी। जैस को भी कोई शिकायत नहीं थी। अपने पति की मदद करने में उसे हमेशा गर्व महसूस होता था। जैस ने राइफल के स्कोप से झांकते हुए निशाना हिरन के सीने पर साधा, ठीक उस जगह के ऊपर जहां उसका दिल होता है। उसने देखा कि हिरन ने अचानक अपना सर उसकी तरफ घुमाया, और फिर पलक झपकते ही वो खुले मैदान से भागकर पेड़ों के झुरमुट में घुस गया, और उसके पीछे पूरा झुंड भी दौड़ पड़ा। जैस कुछ पल वहीं जम गई। वो हैरान थी कि उसने तो कोई हरकत भी नहीं की थी, फिर हिरन इतना जल्दी कैसे चौंक गया। उसने राइफल का पिछला हिस्सा बर्फ में गाड़ा और खुद को उठाने लगी, और तभी उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ी। उसने नीचे झुककर स्कोप की तरफ देखा, और स्कोप के कांच पर सूरज की चमक पड़ रही थी। धत! उसने धीरे से बड़बड़ाया। जरूर हिरन ने इस चमक को देख लिया होगा और वो डर गया होगा। उसने राइफल उठाई और तने के पीछे से निकलकर खुले मैदान की ओर बढ़ने लगी। फिर वो उस जगह पहुंची जहां कुछ ही पल पहले हिरन खड़ा था, और घुटनों के बल बैठ गई। उसे बर्फ में गहरे धंसे हुए खुरों के निशान दिखे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे पता था उस हिरन को दोबारा ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। वो इससे भी ज्यादा मुश्किल और धुंधले निशानों के सहारे कई बार शिकार कर चुकी थी। जैस उठी, राइफल कंधे पर डाली और उन निशानों के पीछे चल पड़ी। जिस जंगल से वो गुजर रही थी वो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तेज हवाओं ने कई टहनियों को जमीन पर गिरा दिया था, और कुछ कमजोर पेड़ों को भी उखाड़ फेंका था। कई इंच मोटी बर्फ ने पूरे जंगल को एक सफेद चादर में लपेट रखा था। जो बड़े बड़े पैरों के निशान वो पीछे छोड़ रही थी, उनसे उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। कौन जाने, शायद कोई उसे भी शिकार बना रहा हो। लेकिन जैस के पास इसका भी इंतजाम था। उसने अपना हाथ जांग तक ले जाकर वहां बंधे होल्स्टर पर रखा। उसने होल्स्टर में रखी बंदूक की पकड़ को कसकर थाम लिया। वो .5 कैलिबर का रिवॉल्वर था, इतना ताकतवर कि किसी भी चीज को गिरा सके। कुछ साल पहले एक भालू से आमना सामना होने के बाद फ्रैंक ने दोनों के लिए ये हथियार खरीदे थे। उसी मुठभेड़ ने जैस की पीठ और कंधे पर गहरा निशान छोड़ दिया था। वो खुशकिस्मत थी कि उस दिन फ्रैंक उसके साथ था, वरना वो शायद कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाती। आखिरकार जैस को वो हिरन फिर से दिख गया, लेकिन अब वो कुछ पेड़ों के पीछे था। खुले मैदान जितना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और अब पूरा झुंड उसके साथ था, जिससे बिना ध्यान खींचे गोली चलाना और मुश्किल हो गया था। जैस बहुत धीरे धीरे बढ़ी, जितना हो सके पेड़ों के पीछे छिपकर चलती रही, और फिर उसे एक ऐसी जगह मिली जहां से हिरन साफ दिखाई दे रहा था। वो पेट के बल जमीन पर लेट गई और अपना बैग धीरे से बगल में रख दिया। फिर उसने चुपचाप बैग खोला, उसमें से एक एलन रेंच निकाला और राइफल अपने पास लेकर आई।
फिर रेंच से उसने वो स्कोप उतार दिया, लेकिन नजरें लगातार हिरन पर ही टिकी रही, कहीं वो हिल ना जाए या उसे देख ना ले। कुछ ही पलों में स्कोप हट चुका था और उसने फिर से निशाना साधना शुरू किया। अब उसे और भी सावधान रहना था। हिरन करीब 20 गज दूर था और अब उसे सिर्फ आयरन साइट्स के सहारे निशाना लगाना था। वो चाहती थी कि एक ही गोली में काम हो जाए, क्योंकि वो घायल जानवर को बर्फ में दौड़ाकर पीछा नहीं करना चाहती थी। जब वो अभी भी निशाना ठीक कर रही थी, उसने देखा कि हिरन उसकी दिशा में देखने लगा। जैस को लगा कि वो फिर से भागने वाला है और घबराकर उसने गोली चला दी। उसे ये पता ही नहीं था कि उसका निशाना लगा या नहीं। पूरा झुंड एक साथ भाग गया और जैस खुद को कोसने लगी कि उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की। उसने जल्दी से बैग उठाया, राइफल कंधे पर डाली और निशानों की तरफ दौड़ी। बर्फ में बने कई खुरों के निशानों के बीच उसे खून की बूंदें दिखी, यानी गोली लगी थी, और वो भी शायद हिरन की टांग में। इसका मतलब वो ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। वो उन खून भरे निशानों के पीछे दौड़ पड़ी। उसे पता था कि जानवर जल्दी ही गिर जाएगा और उसे उसी वक्त वहां पहुंचना होगा। हिरन की दर्द भरी आवाजें आसपास के किसी भी शिकारी के लिए दावत का इशारा होंगी, और आखिरी चीज जो जैस चाहती थी वो ये था कि उसका शिकार कोई और ले जाए और उसकी घंटों की मेहनत खराब हो जाए। तो इसलिए वो घने जंगल के बीच से तेजी से भागी। उसकी तेज सांसें सामने भाप की तरह दिख रही थी। वो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम संभल कर रख रही थी। जमीन पर टहनियां और मलबा फैला था, सब बर्फ की परत के नीचे छिपा हुआ था। जैस के पास वक्त बर्बाद करने का मौका नहीं था, और अगर वो फिसल कर टखना तुड़वा लेती तो सब कुछ खत्म हो जाता। जैस को एहसास था कि वो करीब है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जोड़ी निशान बचे थे। थोड़ी ही देर में उसे हिरन की दर्द भरी चीख सुनाई दी। जैस ने अपनी रफ्तार कम की और बैग में हाथ डाला। उसने रस्सी निकाली ताकि उसे बांधकर वापस खींच कर ले जा सके। वो एक पूरे बड़े हिरन को उठाकर घर नहीं ले जा सकती थी। उसने जेब से अपना शिकार वाला चाकू भी निकाल लिया, क्योंकि जानवर को ले जाने से पहले उसे मारना जरूरी था। जैस जंगल के उस हिस्से को पार करके एक और खुले मैदान में पहुंची। वो रुकी, नीचे झुककर निशानों को देखा और नजरों से उनका पीछा करने लगी। आखिरकार उसकी नजर हिरन पर जाकर ठहरी, जो मैदान के किनारे अपनी करवट पर लेटा हुआ था। वो टांगे मार रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब पहले से धीमी हो गई थी। वो हाथ में चाकू कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, हिरन ने उसे देख लिया और भी जोर से टांगे चलाने लगा और खड़े होकर भागने की कोशिश करने लगा। जैस उसके सामने घुटनों के बल बैठी एक भारी सांस ली और चाकू उसकी गर्दन में उतार दिया। हिरन ने आखिरी बार चीख मारी और फिर उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। जैस को यह पल कभी पसंद नहीं आता था। उसे जानवरों को जरूरत से ज्यादा तकलीफ देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। चाकू निकालने से पहले उसने हल्की सी आवाज में सॉरी कहा और फिर बैग से रस्सी निकाली और हिरन के शव को बांधना शुरू किया। उसे खींचकर ले जाने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। आखिरकार उसने उसे कसकर लपेटा और रस्सी को अपने बैग से बांध दिया ताकि वो हार्नेस की तरह काम करे। फिर उसने खुद को संभाला और घर की तरफ चल पड़ी। जैस इन जंगलों को अच्छे से जानती थी। वो और फ्रैंक कई सालों से यहां शिकार करते आए थे और उसे हर दिशा से घर लौटने का रास्ता बहुत अच्छे से पता था। अगर वो कभी उलझ भी जाती तो बस अपने ही पैरों के निशानों का पीछा कर सकती थी, क्योंकि उसके निकलने के बाद से दोबारा बर्फ नहीं गिरी थी। जैस जंगल के रास्ते वापस चल रही थी और पीछे उस बड़े हिरन को घसीटती जा रही थी। जानवर का वजन और घुटनों तक जमी बर्फ दोनों मिलकर उसके पैरों को बुरी तरह थका रहे थे, लेकिन उसने दर्द को अनदेखा किया और कदम बढ़ाती रही। वो बस एक ही बात सोच रही थी, अपनी जिंदगी, और उससे भी ज्यादा फ्रैंक की। जैस फिर उसी खुले मैदान में पहुंची जहां उसने पहली बार हिरन को देखा था। उसने पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखे और उन खुरों के निशान भी देखे
जिन्हें वो अब तक साथ में घसीट रही थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मैदान के किनारे उसे एक और अलग निशान दिखा। वो निशान उसे याद नहीं था कि जब वो हिरन के पीछे दौड़ी थी तो वो वहां था या नहीं। उसने बैग उतारा और पास जाकर ध्यान से उन निशानों को देखने लगी। वो दिखने में हिरन जैसे थे, लेकिन बहुत बड़े थे, शायद आम खुरों से दोगुने थे। वह उसी दिशा में जा रहे थे जहां झुंड भागा था, लेकिन खुरों के बीच की दूरी बता रही थी कि वो जानवर धीरे शांति से चल रहा था, डरे हुए जानवर जैसे बिल्कुल नहीं। जैस समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचे। अपने इतने सालों के शिकार के अनुभव में उसने कभी इतने बड़े निशान नहीं देखे थे, कम से कम किसी हिरन जैसे जानवर के तो बिल्कुल भी नहीं। उसका मन तुरंत उन निशानों के पीछे जाने का हुआ, ये जानने के लिए कि वो कौन सा जीव था। लेकिन उसके पास अभी भी हिरन था, जिसे घर पहुंचाना जरूरी था, इससे पहले कि कोई जानवर या सड़न उसे बेकार कर दे। वो अपने शिकार को यूं बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। उसने तय किया कि वो पहले घर जाएगी और फ्रैंक से उन निशानों के बारे में पूछेगी। शायद उसने कुछ ऐसा पहले देखा हो। अगर वो निशान किसी बड़े हिरन के थे तो उसका मांस करीब 1 महीने तक उनका पेट भर सकता था। ये सोचकर जैस के चेहरे पर हल्की उत्सुकता आ गई और उसने मन बना लिया, आज वो आराम करेगी और कल वापस आकर उस जानवर को ढूंढेगी। वैसे भी हिरन के बचे हिस्सों को ठिकाने लगाना था। वो वापस उस बैग के पास पहुंची जो बर्फ में पड़ा था। उसके ऊपर हल्की बर्फ की परत जमने लगी थी। वो फिर से उन अजीब निशानों के पास गई और उनकी दिशा अपने दिमाग में याद कर ली। आने वाली बर्फ शायद उन्हें ढक देगी और जैस नहीं चाहती थी कि जिस जानवर के ये निशान हैं वो हाथ से निकल जाए। उसने नजरों से उन निशानों का पीछा किया जो मैदान से निकलकर जंगल के अंदर जा रहे थे। जैस वापस आई, बैग उठाया, कंधों पर डाला और हिरन को खींचते हुए घर की ओर चल पड़ी। आखिरकार जैस घर पहुंची और चिमनी से उठता धुआं देखकर रुक गई। वो मुस्कुराई। इसका मतलब था कि फ्रैंक जाग चुका था और शायद थोड़ा बेहतर भी था, इतना कि घर में उठ बैठ सके। वो घर से कुछ कदम दूर बने छोटे शेड की तरफ गई और शव को साथ घसीटती रही। उसने हिरन को अंदर खींचा और कमरे के बीच में छोड़ दिया। अब वो सुरक्षित था और बाकी काम वो थोड़ी देर बाद कर सकती थी। पहले वो फ्रैंक से मिलना चाहती थी। उसने रस्सी खोलकर वापस रख दी। फिर वो दरवाजे से अंदर आई और फ्रैंक को आग के पास बैठे देखा। अरे, इतनी जल्दी लौट आई? जैस ने राइफल उतारी और दरवाजे के पास टिका दी। फ्रैंक, मैं लगभग 5 घंटे से बाहर थी और तुम्हें देखकर तो लगता है तुम अभी अभी उठे हो। जैस ने अपना रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे के पास रखी छोटी मेज पर रख दिया। फ्रैंक ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, कुछ मिला? जैस ने बैग उतारा। हाँ, एक हिरन मिला और वो भी काफी बड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी खाल उतारूंगी, अभी थोड़ा आराम चाहिए। जैस ने बैग सोफे के सामने रखा और खुद भी वहीं लेट गई। कॉफी पियोगी? फ्रैंक ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखते हुए पूछा। जैस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, कॉफी की ही जरूरत है। फ्रैंक ने सर हिलाया और रसोई की ओर चला गया। उसने जैस के लिए कॉफी बनाई और उसे थमा दी। इसे खत्म करो और फिर हिरन का काम शुरू करो, तब तक मैं तुम्हारी राइफल साफ कर देता हूं। क्या ये सच में जरूरी है? मैंने तो बस एक ही गोली चलाई है। अरे जैस, तुम जानती हो ये मेरा शौक है। फ्रैंक मुस्कुराकर बोला। वो गलत नहीं था और जैस ये जानती थी। उनकी बंदूकों की देखभाल करना फ्रैंक को हमेशा से पसंद था और वो ये काम करने का कोई भी बहाना ढूंढ लेता था। हर सफर, हर शिकार के बाद फ्रैंक ये पक्का करता था कि उनके हथियार चमकते रहें, चाहे काम कितना भी मामूली क्यों ना लगे। ठीक है, कर लो। जैस मुस्कुराई और आंखें घुमा ली। फ्रैंक राइफल लेकर डाइनिंग टेबल पर गया। उसकी सफाई की किट पहले से तैयार रखी थी। जैस सोफे पर बैठी और अपनी राइफल खुलने की आवाज़ सुन रही थी और अपनी कॉफ़ी खत्म कर रही थी।
फिर वो उठी, मग धोया, बैग से चाकू निकाला और बाहर की ओर चली गई। फिर वो शेड में पहुंची। हिरन अभी भी बीच में पड़ा था और उसने अपना काम शुरू कर दिया। खाल उतारना आसान था, असली मेहनत थी सही मांस निकालना और ये ध्यान रखना कि कोई हड्डी रह ना जाए। पूरा काम करने में उसे करीब 1.5 घंटा लगा। काम खत्म होने के बाद जैस उठी और शव को देखा। इतने कम समय में काम पूरा करने पर वो खुद से थोड़ी संतुष्ट थी। उसने बचा हुआ मांस शेड में रखे कूलर में रखा, फिर उसे उठाकर घर की ओर ले जाने लगी। जैस ने किसी तरह दरवाजा खोला और कूलर को बर्फ में घसीटते हुए अंदर ले आई। वो कूलर को रसोई के आगे रखे फ्रिज तक ले गई और उसे उसके अंदर रख दिया। वो और फ्रैंक एक भी शिकार बर्बाद नहीं कर सकते थे। जैस वापस लिविंग रूम में आई और देखा कि उसकी राइफल और रिवॉल्वर पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। जैस ने फ्रैंक को सोफे पर लेटे देखा, जो अब एक किताब में डूबा हुआ था। मैंने तो रिवॉल्वर हॉल्स्टर से निकाला भी नहीं था। क्या सच में उसे साफ करना जरूरी था? जैस ने उसे सवालिया नजर से देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मुझे इन्हें साफ करना पसंद है, और तुम हिरन के साथ काफी देर लगा रही थी। फ्रैंक ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं तो जल्दी कर लेती अगर मुझे थोड़ी मदद मिल जाती। मेरी ये बीमार हालत उस ठंड में क्या काम आती? मैं तो बाहर ठंड में ही मर जाता। फ्रैंक ने नाटकीय अंदाज में माथे पर हाथ रख लिया। जैस उसे देखती रही, सर हिलाया और मुस्कुरा दी। अच्छा, अब तक तुमने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन सी कहानी? ये हिरन कैसे मिला? जैस ने शुरुआत से सब बताना शुरू किया, झुंड को देखने से लेकर उसे मारने तक। फिर उसने बर्फ में दिखे बड़े निशानों की बात बताई। उसने फ्रैंक से पूछा क्या उसने भी कभी ऐसे निशान देखे हैं, लेकिन उसके इस सवाल से फ्रैंक के चेहरे पर उलझन आ गई। नहीं, मुझे तो याद नहीं। तुम कह रही थी कि वो आम निशानों से दुगने थे। हाँ, कुछ ऐसा ही। मैं सोच रही हूं कल वापस जाऊं। वैसे भी शव को बाहर ले जाना है, तो उन निशानों का भी पीछा कर लूंगी। फ्रैंक ने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर फिर से बर्फ गिरने लगी थी। यह आसान नहीं होगा जैस, बर्फ फिर से शुरू हो गई है। मुझे याद है वो निशान किस दिशा में जा रहे थे। अगर दोबारा मिल गए तो ढूंढ लूंगी। जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर वो मिल गया तो क्या उसे मारने का इरादा है? हाँ, अगर वो सच में उतना बड़ा है जितने उसके निशान दिख रहे थे, तो उसका मांस बहुत समय तक चल सकता है। मुझे नहीं पता जैस, खतरा हो सकता है। अगर उसने तुम्हें देख लिया और हमला कर दिया तो बहुत बुरा हो सकता है। जैस मुस्कुराई। अरे, सब ठीक रहेगा, और वैसे भी तुमने अभी मेरा आखिरी सहारा साफ किया है। जैस ने पीछे मेज पर रखे रिवॉल्वर की ओर इशारा किया। मैं ठीक रहूंगी फ्रैंक, फिक्र मत करो। फ्रैंक भी मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेकिन अगर जरा भी खतरनाक लगे तो वापस आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि हम दोनों यहां लाचार पड़े रहें। बाकी दिन जल्दी बीत गया। जैस ने अपना बैग फिर से तैयार किया, अपनी मैगजीन्स भरी और एहतियात के लिए एक एक्स्ट्रा भी रख ली। फ्रैंक ने ताज़े मांस से रात का खाना बनाया और फिर दोनों सोने चले गए। जैस ने तय किया था कि वो अगली सुबह जल्दी उठेगी। घड़ी में 6:20 हो रहे थे जब जैस बिस्तर से उठी। वो उठी, कपड़े पहने और देखा कि बाहर हल्की बर्फ अब भी गिर रही है। वो कमरे से बाहर आई, अपना बैग, राइफल, रिवॉल्वर तैयार किए और फिर वापस मुड़ी। फ्रैंक अभी भी सो रहा था। जैस ने एक छोटा सा नोट लिखा कि वो बाहर जा रही है और चीज मिलते ही या अंधेरा होने से पहले लौट आएगी। उसने उस नोट को बेड साइड टेबल पर रखा, फ्रैंक के गाल पर हल्का सा चुंबन दिया और दरवाजे की ओर चल दी। शेड की ओर जाते हुए उसने देखा जमीन पर अब बस 2-3 इंच बर्फ बची है। उसे ये देखकर राहत मिली। कम बर्फ का मतलब था शिकार घसीटना आसान होगा। उसने फिर से शव को बैग से बांधा और जंगल की ओर चल पड़ी।
अब जानवर काफी हल्का था, क्योंकि ज्यादातर मांस और हड्डियां निकाल ली गई थी। वो घर से लगभग आधा मील दूर गई और फिर उसने शव को पेड़ों के एक झुंड के सामने रख दिया। उसने रस्सी खोली और वापस रख दी। फिर वो उठी और अपने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उस मैदान की ओर बढ़ी जहां उसने कल अजीब निशान देखे थे। फिर वो उस जगह पर पहुंची और वहां उसे बाकी हिरणों के हल्के निशान दिखे और उस बड़े जानवर के भी। निशान मुश्किल से दिख रहे थे, लेकिन जैस उन्हें पहचान पा रही थी। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि वो उस जानवर को ढूंढ लेगी। वो उठी और कल वाले रास्ते पर उन्हीं निशानों के पीछे चल पड़ी। कम बर्फ के कारण अब जमीन और नीचे छिपी रुकावटें एकदम साफ दिख रही थी। ये अच्छा था। अगर उसे दौड़ना पड़ा तो गिरने का खतरा कम होगा। आखिरकार वो उसी मैदान में पहुंची जहां उसने कल हिरन को मारा था। सूख चुका खून अब भी सफेद बर्फ पर साफ दिख रहा था, लेकिन जैस ने कुछ और भी देखा। बड़े जानवर के निशान अब बाकी हिरणों के पीछे नहीं जा रहे थे, बल्कि मुड़कर उसके अपने पैरों के निशानों के पीछे थे। जैस समझ नहीं पा रही थी कि इसका मतलब क्या है। पहले ही ये अजीब था कि हिरन जैसा कोई जानवर निशानों का पीछा करे, और उससे भी अजीब ये था कि उसने उसके निशान चुने। और तब जैस को एक और बात समझ आई। जब उसने ये निशान देखे थे, वो चीज शायद उसके आसपास ही थी, शायद उसके घर तक आई थी। अपने पुराने रास्ते पर पीछे देखकर उसने देखा वो निशान सच में उसके घर की ओर गए थे। लेकिन जैस ने सोचा, अगर वो पहले उसका पीछा कर चुका है तो शायद दोबारा भी करेगा। अगर वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है तो बहुत ही जल्द इस मैदान में आ जाएगा और जैस के पास तैयारी का समय कम होगा। वो जल्दी से उस जगह पहुंची जहां कल काम खत्म किया था और एक तने के पीछे छिपकर उसी दिशा में बैठ गई जहां से जंगल खुलता था। अब उसे बस इंतजार करना था। समय जैसे रुक सा गया था। अगला आधा घंटा जैस को कई दिनों जैसा लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने ठान लिया था कि आज वो उस चीज को मार कर रहेगी। और फिर आखिरकार पेड़ों की कतार में उसे हल्की सी हरकत दिखी। उसने राइफल को जमीन पर पड़े तने से टिकाया और कल की तरह अपनी सांसें संतुलित की। वो देखती रही और फिर कोई जानवर पेड़ों के बीच से निकलकर खुले मैदान में आया। जैस सही थी। वो हिरन आम हिरन से कम दोगुना बड़ा था। आकार के अलावा वो सामान्य ही दिख रहा था। उसके सींगों में भी उतने ही नुकीले सिरे थे, बस वो असामान्य रूप से बड़े थे। जैसे ही वो मैदान में आया, वो रुक गया, मानो उसे महसूस हो गया हो कि वहां कोई है। जैस बिल्कुल जमी रही। उसने अभी निशाना भी नहीं साधा था, लेकिन फिर भी वो इतना सतर्क था। उस जानवर ने अपना सर मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक घुमाया। जैस ने देखा, उसकी नजर उस पर से गुजरी और दाईं ओर टिक गई। जैस जानती थी यही मौका है। उसने तुरंत निशाना उसकी गर्दन पर साधा, लेकिन उस जानवर की नजर धीरे धीरे फिर से जैस की ओर लौटी। फिर जैस को महसूस हुआ उस जानवर की आंखें सीधे उस पर टिक गई हैं और उसने बिना झिझक के गोली चला दी। गोली की आवाज के ऊपर भी उस जानवर की दर्द भरी चीख सुनाई दी। जैस समझ गई निशाना सीधा लगा है। उसने देखा वो जानवर मुड़ा और मैदान से भागा और बिना एक पल गवाए जैस उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो उलझन में थी, लेकिन ठान चुकी थी। इतनी सीधी गोली लगने के बाद उसका बचना नामुमकिन था। गोली उसके धड़ को चीरते हुए कई जरूरी अंगों को लगी होगी, तो उसका यूं भागना असंभव था। लेकिन अभी उसे तर्क से मतलब नहीं था। वो जानवर भाग रहा था और वो उसे खोने वाली नहीं थी। वो संतुलित रफ्तार से उसके पीछे लगी रही। ताजा निशान साफ दिख रहे थे और उसे यकीन था वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अभी खुद को थकाने का कोई मतलब नहीं था। इतने बड़े जानवर को घर तक घसीटने के लिए उसे पूरी ताकत चाहिए थी। कुछ देर बाद उसकी चीखें बंद हो गईं
शायद वो मर चुका था और निशानों से लग रहा था कि जैस करीब थी। फिर वो झाड़ियों के पार पहुंची और देखा कि वो जमीन पर तड़प रहा था। लेकिन अब जो आवाजें आ रही थी वो हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की थी। वो जानवर झटके खा रहा था, लेकिन उसकी अपनी कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जैस की आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि उस जानवर की टांगें फटने लगी और अंदर से कोयले जैसे काले अंग निकलने लगे। फिर उसकी पीठ फटने लगी और उसमें से काला भारी सा शरीर बाहर निकलने लगा। उसका सर जैसे फट गया और पहले वाले सींगों की जगह दो और भी विशाल सींग निकल आए। जैस जमी हुई खड़ी रही। वो डर से सन्न हो गई थी। उस हिरन के शरीर से कोई विशाल जीव जन्म ले रहा था। फिर वो दो पैरों पर खड़ा हुआ, कम से कम 10 फुट ऊंचा, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो झुका हुआ था। उसकी बाहें कमर से नीचे तक लटक रही थी। लंबी नुकीली उंगलियां मुश्किल से बर्फ को छूने से बच रही थी। उसका सर एक हिरन की खोपड़ी जैसा था। ऊपर फैले हुए सींग जिनके सिरे चाकू की तरह तेज थे। पूरा शरीर काला था, बहुत दुबला था। उसकी त्वचा के नीचे हड्डियों की बनावट साफ दिख रही थी। जैस धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसने उससे नजरें नहीं हटाई। उस जीव ने सर आसमान की ओर उठाया और एक ऐसी दहाड़ लगाई जैसे हिरन की चीख और भालू की गर्जना एक साथ मिल गई हो। आवाज इतनी तेज थी कि जमीन उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। वो पीछे हटती रही और वो जीव धीरे धीरे अपना सर उसकी ओर घुमाने लगा। जैस उसकी आंखों में देख रही थी। वो अंगारों की तरह चमकती लाल थी। जैस अचानक मुड़ी और पूरी ताकत से भागी। फिर कुछ दूरी बनाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो जीव गायब था। जैस ने रफ्तार धीमी की और राइफल कसकर पकड़ी। वो आगे बढ़ती रही और हर तरफ पेड़ों को टटोलती नजर से देखती रही। कुछ ही पलों में उसे फिर से वही लाल आंखें दिखी जो पेड़ों के पीछे से घूर रही थी। उसने राइफल उठाई, लेकिन वो फिर से गायब हो गया। जैस ने चाल तेज की और तभी आंख के कोने से उसे फिर देखा। उसने निशाना साधा, लेकिन सामने सिर्फ पेड़ खड़े थे। जैस को समझ आने लगा, वो उसके साथ खेल रहा था। वो बार बार सामने आता, गायब होता, फिर से दिखता, ताकि उसका हौसला टूट जाए। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह असर करने लगा था। जैस की सांसें तेज हो गई और शरीर कांपने लगा। उसे जल्दी कुछ सोचना था, वरना हालात उसके हाथ से निकल जाते। उसने मुड़कर करीब 50 गज दूर टहनियों का एक ढेर देखा और उसके दिमाग में योजना बनी। अगली बार जब वो आंख के कोने से दिखा तो जैस ने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। वो पेड़ों के पीछे से निकलकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जैस अचानक मुड़ी और अंदाजा लगाकर गोली चलाई। उसने उसे झुकते, मुड़ते और फिर जंगल में भागते हुए देखा। फिलहाल वो चला गया था, लेकिन वो लौटेगा और जैस को जल्दी करनी थी। वो टहनियों के ढेर की ओर भागी और बैग से अपना स्कोप निकाला। उसे याद आया कैसे पहले वाला हिरन चमक से चौंक गया था और उसने सोचा यही उसका जाल होगा। टहनियों के बाईं ओर उसे एक बड़ा तना दिखा जिसके पीछे वो छिप सकती थी। सीधे जाने की बजाय वो तने के बाईं ओर से घूमी और फिर टहनियों की ओर बढ़ी। उसने स्कोप को ढेर में इस तरह रखा कि उसकी चमक उसके पैरों के निशानों की दिशा में पड़े। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटती हुई उसी पुराने रास्ते पर चली ताकि नए निशान न बने। फिर वो तने के पीछे लेट गई और राइफल टहनियों की ओर तान दी। उम्मीद थी कि जब वो फिर से उसके निशानों का पीछा करेगा तो स्कोप की चमक देखकर उसके पीछे जाने की कोशिश करेगा और तब जैस को साफ निशाना मिलेगा, इतना कि उसे बुरी तरह घायल कर दे या उसे खत्म कर दे। जैस वहीं पड़ी रही। दिल जोरों से धड़क रहा था और हर सेकंड जैसे अनंत बन गया था। किसी भी पल वो जीव जंगल के किसी भी कोने से निकल सकता था
और जैस को तैयार रहना था। उसे पता था वो एक ही चाल में 2 बार नहीं फंसेगा। अगर इस बार निशाना साफ नहीं लगा तो हालात उसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर उसने गोली चलाई और चूक गई तो वो सिर्फ उसे सचेत ही नहीं करेगी बल्कि जमीन पर लेटी होगी, और अगर वो पीछा करने लगा तो भागना और मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर उसका डर और गहरा हो गया। लेकिन तभी उसने कुछ देखा और उसका दिल जैसे और नीचे धंस गया। उसकी सांस से निकलती भाप तने के ऊपर उठ रही थी और जो भी उसके निशानों का पीछा कर रहा था उसे साफ दिख सकती थी। फिर उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे अपना सर घुमाया और उसकी आंखें सीधे उस जीव से टकराईं जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। जैस चीखी और पलटकर पीठ के बल लेट गई और राइफल तानने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उस जीव ने एक हाथ से उसकी बाह और राइफल को जमीन में दबा दिया। वो दुबला दिखता था पर उसकी ताकत बेहिसाब थी। जैस अपनी दाईं बाह हिला भी नहीं पा रही थी। फिर उसने दूसरा हाथ जैस के सीने पर दबा दिया। उसका सीना दबने लगा, फेफड़ों की हवा निकल रही थी और तेज दर्द धड़क रहा था। लेकिन जैस ने जैसे तैसे अपने पैर उठाए और उसके पेट पर जोर से लात मारी। उस जीव ने हल्की सी दर्द भरी आवाज निकाली और उसकी बाह की पकड़ ढीली पड़ गई। जैस ने तुरंत जेब से चाकू निकाला और उसके हाथ में घोंप दिया। फिर जैस ने चाकू मोड़ा और उस जीव की चीख और ऊंची हो गई। उस जीव ने उसे छोड़ दिया और अपने हाथ में धंसे चाकू को पकड़ लिया। जैस ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो उठी और पूरी ताकत से भागी। उसे अपने जैकेट पर नुकीले पंजों की छुअन महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, वो बस जरा सा चूका था। फिर उस जीव ने चाकू बाहर खींचा, जमीन पर फेंका और फिर से उसके पीछे दौड़ा। जैस समझ गई अब वो खेल नहीं रहा था, अब वो गुस्से में था। वो जानती थी ज्यादा देर तक वो उससे आगे नहीं रह पाएगी और छिपने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब बस एक ही रास्ता था, गोली। वो मुड़ी और उसके पैर पर निशाना साधकर गोली चलाई, लेकिन गोली चूक गई और वो जरा भी नहीं रुका। दूसरी गोली का वक्त नहीं था। वो फिर से दौड़ पड़ी। उसके पीछे भारी कदमों की गूंज थी, लेकिन वो रुकी नहीं। अगर वो पकड़ी गई तो बचना नामुमकिन था। उसके फेफड़े जल रहे थे, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन वो जीव थकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके और करीब आ रहा था। दौड़ते हुए जैस का पैर बर्फ के नीचे छिपी एक जड़ में फंस गया। वो गिरते हुए पलटी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक और गोली चला सकती है। वो जोर से गिरी और जैसे तैसे निशाना साधा। उसने एक गोली चलाई और वो उस जीव के सीने में लगी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। दूसरी गोली चलाने से पहले ही वो उसके ऊपर था। उस जीव ने राइफल झटके से दूर फेंक दी और जैस को गर्दन से पकड़ लिया। एक हाथ से उसे हवा में उठा लिया। जैस दोनों हाथों से उसकी बाह पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब बेकार था। वो बहुत ताकतवर था। उसने फिर से लात मारी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उस जीव ने जवाब में अपने खाली हाथ के पंजे जैस की बाईं जांघ में गड़ा दिए। जैस दर्द से चीखी जब उसके पंजे धीरे धीरे उसकी जांघ को चीरते गए। वो उसे तड़पाना चाहता था, वही दर्द देना चाहता था जो उसने महसूस किया था। जैस की मौत धीमी होने वाली थी। उस जीव ने घुटने के ऊपर से पंजे बाहर खींचे। जैस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पल भर रुका और उसे तड़पते हुए देखता रहा। जैस की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। वो खुद को छोटी लड़की के रूप में देख रही थी जो अपने पिता के साथ शिकार पर जा रही थी। वो खुद को अपने दोस्तों के साथ स्कूल से निकलते हुए देख रही थी। वो खुद को फ्रैंक से शादी करते देख रही थी। फिर उसने वो यादें देखी जो अभी बनी ही नहीं थी। उसने अपनी बेटी को पालने में देखा, अपने बेटे को चलना सीखते देखा। वो उन्हें शिकार सिखा रही थी,
जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था। इन दृश्यों ने उसके अंदर आग जला दी। वो इन जंगलों में किसी पागल जीव के हाथों नहीं मरने वाली। वो बचेगी, फ्रैंक को फिर से देखेगी और अपना परिवार शुरू करेगी। तभी उसे याद आया उसका आखिरी पत्ता। उसने एक हाथ छुड़ाया और दाईं जांघ की ओर ले गई। वो जीव वार करने के लिए अपना खाली हाथ पीछे ले जा रहा था। जैस ने रिवॉल्वर की पकड़ थामी और बाहर खींचा। उस जीव की आंखों की लाल आग और तेज हो गई। जैस ने रिवॉल्वर बाहर निकाला और उसके सर पर तान दिया। उसकी नजर बंदूक की नली से टकराई और उसी पल जैस ने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज कान फाड़ देने वाली थी और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो जीव दहाड़ा और उसकी पकड़ छूट गई और जैस जमीन पर गिर पड़ी। जैस जोर से जमीन पर गिरी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसने ऊपर देखा तो वो जीव दर्द से तड़प रहा था। उसका हाथ चेहरे के हिस्से को ढके हुए था। उसने सर घुमाया और जो एक आंख बची थी वो ऐसी आंख से जल रही थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। फिर उस जीव ने हाथ हटाया और जैस ने देखा रिवॉल्वर ने उसके सर का 1/4 हिस्सा उड़ा दिया था, लेकिन फिर भी वो अभी भी जिंदा था। दर्द से चीखता हुआ वो उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ा। जैस पलटी और रिवॉल्वर की ओर घिसटने लगी। अब वो जीव पहले से धीमा था। वो उसे करीब आता महसूस कर रही थी और रिवॉल्वर बस हाथ की दूरी पर था। उसने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और मुश्किल से पकड़ बना पाई। उसने मुड़कर देखा, वो जीव लगभग उस तक पहुंच चुका था। जैस ने 2 गोलियां चलाईं और दोनों उस जीव के सीने में धंस गईं। उस जीव ने एक भयानक चीख मारी, लड़खड़ाया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसके पैरों पर गिरते ही जैस दर्द से चिल्लाई। उसने रिवॉल्वर गिरा दिया क्योंकि तेज झटके से उसकी कलाई झंझना रही थी। वो आगे झुकी और उसे हटाने की कोशिश की। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे हटाया। उसके हाथ और जीन्स खून से भीग चुके थे। उसकी टांग से खून बह रहा था, लेकिन किसी चमत्कार से उसकी मुख्य नस बच गई थी, वरना वो अब तक मर चुकी होती। लेकिन अगर उसने खून नहीं रोका तो ज्यादा देर नहीं बचेगी। जल्दबाजी में वो ट्रॉमा किट लाना भूल गई थी, तो अब उसे कुछ जुगाड़ करना था। उसने बैग की रस्सी निकाली, टांग के ऊपरी हिस्से पर कसकर लपेटी, दांत भींचे, आंखें बंद की और फिर पूरी ताकत से खींचा। रस्सी कस गई और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। फिर उसने कुछ पल दर्द कम होने का इंतजार किया। फिर उसने बर्फ से रिवॉल्वर उठाया और वापस हॉल्स्टर में रखा। वो खड़ी होने लगी, लेकिन उसकी टांग में तेज बिजली सी दौड़ गई। उसका घाव इतना गहरा था कि वो वजन नहीं डाल पा रही थी। उसने कुछ फीट दूर राइफल पड़ी देखी। वो घिसटकर उसके पास गई और राइफल को पकड़ लिया। उसने मैगजीन निकाली और चैम्बर खाली किया, क्योंकि राइफल ही उसका सहारा थी। इस नरक से बचने के बाद उसका खुद को गलती से गोली मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने राइफल का पिछला हिस्सा बर्फ में गाड़ा और सहारे से खुद को उठाया। दर्द असहनीय था, लेकिन वहां रुकना मतलब मौत था। वो लंगड़ाते हुए जंगल से गुजरने लगी। इस हालत में भी उसे घर का रास्ता पता था। रस्सी ने खून कम किया था, लेकिन रोका नहीं था। अगर वो फ्रैंक को फिर से देखना चाहती थी तो उसे चलते रहना होगा। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। ठंड और खून की कमी की वजह से चक्कर आने लगे थे। हर मांसपेशी जल रही थी। दिल की धड़कन धीमी पड़ रही थी। शरीर कह रहा था, बस लेट जाओ। बर्फ अब बिस्तर जैसी लग रही थी। उसकी उम्मीद टूटने लगी। रास्ता लंबा था और भरोसा कम। उसके कदम धीमे हो गए, सर नीचे झुक गया। लेकिन तभी उसने कुछ सुना और उसकी नजर ऊपर उठी और दिल फिर से तेज धड़कने लगा। जैस, जैस तुम कहां हो? वो फ्रैंक था।
उसे ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि फ्रैंक को कैसे अंदाजा हुआ कि वो खतरे में है, लेकिन अभी बस इतना मायने रखता था कि फ्रैंक उसे मिल गया था। फ्रैंक, मैं यहां हूं, मुझे मदद चाहिए। दोनों एक दूसरे को पुकारते रहे और फ्रैंक की आवाज करीब आती गई और फिर उसने फ्रैंक को देख लिया। जैस को उस हालत में देखकर फ्रैंक तेजी से भागा। वो देख सकता था कि वो राइफल के सहारे लड़खड़ा रही थी और उसके पीछे खून की एक पतली लकीर थी। जैसे ही फ्रैंक जैस के पास पहुंचा, उसने राइफल हटाई, उसका कंधा अपने कंधे पर रखा और सहारा दिया। मैं आ गया जैस, यहां आखिर हुआ क्या है? वो कोई दानव था फ्रैंक। जैस की आंखों में आंसू आ गए। दानव? क्या कह रही हो? ये किसने किया है? हाँ, दानव। कल जो निशान देखे थे वो उसी के थे। उसने लगभग मुझे मार दिया था। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। लेकिन तुमने उसे हरा दिया, यही काफी है। घर चलते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन शब्दों को सुनकर जैस ने हल्की सी मुस्कान दी। फ्रैंक हमेशा उसे सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी नजर धुंधली पड़ रही थी। पैर जवाब दे रहे थे, जैस, मेरे साथ रहो, सब ठीक होगा। फ्रैंक ने डर छुपाते हुए कहा, लेकिन तभी जैस के पैर जवाब दे गए। फ्रैंक ने उसे संभाला। चलो जैस, हमें घर जाना होगा। उसने कोशिश की, पर वो खड़ी नहीं हो पाई। जैस, खड़े होने की कोशिश करो। धुंधली नजर में उसने खुद को फ्रैंक की बाहों में देखा, लेकिन आवाजें धुंधली थी। वो होश और बेहोशी के बीच झूल रही थी। आखिरी बार उसने घर देखा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, वो घर के अंदर थी। वो आग के पास कई कंबलों में लिपटी हुई थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन टांग में तेज दर्द दौड़ गया। जैस ने कंबल हटाए और अपनी टांग को देखने लगी। उसकी जीन्स की बाईं टांग काट दी गई थी। घाव पर कसकर पट्टियां बंधी थी, जो गहरे लाल रंग में भीग चुकी थी, और उसके ठीक ऊपर एक सही तरीके से बांधा गया टॉर्निकेट कसा हुआ था। जैस ने देखा, खून रुक चुका था। फिर उसने फ्रैंक को आवाज लगाई। अगर वो घर में है तो उसे पता होना चाहिए कि वो जाग गई है। कुछ ही सेकंड्स में फ्रैंक सामने आ गया। जैसे ही उसने उसे जागते हुए देखा, वो दौड़ता हुआ आया और उसे कसकर गले लगा लिया। जैस, भगवान का शुक्र है, मुझे लगा था मैं तुम्हें खो चुका हूं। मुझे लगा था तुम कभी नहीं जागोगी। फ्रैंक की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैं तुम्हें घर लाया तो तुम पूरी तरह बेहोश थी। मैंने तुम्हारा घाव साफ किया, जैसे बन पड़ा पट्टी बांधी और तुम्हें आग के पास रखा। मैं जो कर सकता था वो किया, लेकिन मैं बहुत डर गया था। कमजोर हालत में भी जैस ने उसे गले लगाने की कोशिश की। मैं कितनी देर बेहोश रही? कुछ घंटों तक। सच कहूं तो डर था कि तुम बचोगी नहीं, लेकिन अंदर से मुझे पता था तुम कभी हार नहीं मानती। फ्रैंक ने उसे छोड़ा और उसकी टांग देखने लगा। रुको, पहले पट्टी देख लो। उसने कंबल हटाए और पट्टियां देखी। खून रुक गया है, यह अच्छा है, लेकिन नई पट्टी लगानी होगी। फिर वो अपना किट लाया और सावधानी से पुरानी पट्टियां काटी। घाव अब भी गहरा था, लेकिन लगभग जम चुका था। फिर उसने नई पट्टी बांधी और जैस की ओर देखा। जैस, वहां आखिर हुआ क्या था? जैस ने अपनी कमजोर आवाज में जितना बता सकती थी सब बताया। घर से निकलने से लेकर उसके उसे ढूंढ लेने तक उसने कुछ नहीं छिपाया, उस दानव के बारे में भी नहीं। उसे यकीन था कि फ्रैंक विश्वास करेगा। उसकी टांग ही उसका सबूत थी। सब बताने के बाद जैस ने खुद एक सवाल किया, फ्रैंक, तुम्हें कैसे पता चला मैं खतरे में हूं?
मुझे ढूंढने क्यों आए? मैंने एक आवाज सुनी थी, तुम्हारी राइफल की आवाज। मैं जानता हूं तुम बेहतरीन निशानेबाज हो और इतनी गोलियां सिर्फ तब चलती हैं जब सच में खतरा हो, खासकर जब वो आखिरी धमाका सुना। फ्रैंक ने अंगूठे से डाइनिंग रूम की ओर इशारा किया। जैस ने देखा, उसका रिवॉल्वर मेज पर रखा था। तो मैं निकल पड़ा और शुक्र है सही समय पर पहुंच गया। जैस हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगा था तुम आओगे, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। वो आंख की ओर देखने लगी। मैं माफी चाहती हूं फ्रैंक। मैं मर सकती थी। मुझे और तैयारी करनी चाहिए थी और सावधान रहना चाहिए था। मुझे उससे उलझना नहीं चाहिए था। फ्रैंक ने उसे तुरंत रोका। जैस, बस, अब और नहीं। जैस ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें नहीं पता था वो क्या है, और एक शिकारी के लिए अनजान निशान का पीछा करना बहुत स्वाभाविक है। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जाता? फ्रैंक हल्का सा हंसा। जब तुमने उन निशानों की बात बताई, मैं तुमसे जल रहा था कि तुम्हारे साथ नहीं जा पा रहा। बस मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुमसे तुम्हारी खुशी नहीं छीनना चाहता था। मैं कम से कम तुम्हारे ठीक होने तक रुक सकती थी। मुझे समझना चाहिए था कि खतरा होगा। हर शिकार खतरनाक होता है जैस। तुम कैसे जानती कि यह सब होगा? कौन सोच सकता है कि कोई रूप बदलने वाला दानव हमला करेगा? अगर हालात उल्टे होते तो मैं भी जाता। और अगर तुम अभी भी यही सोच रही हो कि तुम मर सकती थी, तो वो मायने नहीं रखता। तुम नहीं मरी, बल्कि तुमने उसे मार दिया। तुम मजबूत हो जैस, इसे कभी मत भूलना। चलो बिस्तर पर चलते हैं। फ्रैंक ने हाथ बढ़ाया। जैस ने पकड़ा और वो उठी। वो उसे सहारा देकर बिस्तर तक ले गया। अगले कुछ हफ्ते जैस को धुंधले से याद है। पहले 2 हफ्ते वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाई और हर चीज के लिए फ्रैंक पर निर्भर थी। वो खाना, पानी, कॉफी सब लेकर आता। बैसाखियों के सहारे वो बस बाथरूम तक जा पाती थी। हर बार उसे फ्रैंक को मनाना पड़ता कि वो बैसाखियों के साथ खुद जा सकती है। जैस जानती थी वो मदद कर रहा है, लेकिन उसे दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था, अपने पति पर भी नहीं। अच्छी बात यह थी, कुछ ही दिनों में फ्रैंक भी ठीक हो गया और शिकार पर जाने लगा। उसे बस एक बार जाना पड़ा, क्योंकि जैस का मारा हुआ हिरन कई हफ्तों के लिए काफी था। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में जाकर वो चल पाई। उन्हें और खाना चाहिए था, लेकिन जैस लंगड़ाते हुए अभी शिकार के लायक नहीं थी। फ्रैंक को अकेले जाना था। जैस की चिंता बढ़ने लगी जब उसने उसे राइफल लोड करते हुए देखा। फ्रैंक ने देखा जैस की आंखें फैली हुई थी। वो खिड़की से बाहर घूर रही थी, कांप रही थी। उसे शांत करना था। जैस, मैं ठीक रहूंगा। तुमने उसे मार दिया था ना? फ्रैंक उसके पास घुटनों के बल बैठा और कंधे पर हाथ रखा। जैस के दिमाग में वही दृश्य घूम रहे थे, और ये भी कि फ्रैंक के साथ क्या हो सकता है। हमें कैसे पता कि वो मर गया? अगर वो बच गया हो तो? अगर उसके जैसे और भी हो तो? उसके चेहरे पर साफ डर था। सुनो, हम सालों से इन जंगलों में शिकार कर रहे हैं और हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वो बस एक ही रहा होगा, क्योंकि हमने उसके जैसे निशान भी कभी नहीं देखे। इन शब्दों से जैस को थोड़ा सुकून मिला। शायद सच में वो बस एक ही था। जैस ने ना कभी कुछ ऐसा देखा था, ना कभी किसी से ऐसी कहानी सुनी थी। उसने अजीब जीवों के कई किस्से सुने थे, लेकिन जो उसने देखा था वैसा कुछ कभी नहीं सुना था। तुम ठीक कह रहे हो, शायद वो चीज जा चुकी है। उसे खुद नहीं पता था वो सच मान रही है या बस खुद को समझा रही है कि फ्रैंक सुरक्षित रहेगा। बस संभल कर जाना। तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं संभल कर रहूंगा, यह मेरा वादा है। फ्रैंक ने उसे चूमा, राइफल और बैग उठाया और बाहर चला गया।
जैस खिड़की से उसे बर्फ से ढके जंगल में जाते हुए देखती रही। डर थोड़ा कम था, लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। अब वो बस इंतजार कर सकती थी और अपने दिमाग को किसी और चीज में उलझाना बेहतर था। उसकी नजर लिविंग रूम की किताबों की अलमारी पर गई। वो उठी और बस समय काटने के लिए एक किताब उठाई। फिर वो सोफे पर लेट गई और किताब पढ़ने लगी। वो कहानी में खो गई और देखते देखते 1.5 घंटा बीत गया। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और वो हकीकत में लौट आई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके दिमाग में वही जीव आया। वो जितना शांत रह सकती थी उतनी शांति से किताब रखकर सोफे से उठी। फिर कमरे में गई और कैबिनेट से राइफल निकाली। राइफल दरवाजे की ओर ताने वो आगे बढ़ी। उसकी सांस भारी थी, दिल जैसे गले में धड़क रहा था। वो दरवाजे तक पहुंची और धीरे से खोला, और फिर जो उसने देखा उसे देखकर वो चीख पड़ी। फ्रैंक का शरीर दरवाजे के सामने बर्फ पर पड़ा था। उसका चेहरा उसकी ओर था, एकदम पीला, आंखें बेजान, पुतलियां बर्फ जैसी सफेद। नीचे खून का बड़ा तालाब था जो जमने लगा था। जैस ने राइफल गिरा दी, घुटनों के बल गिर पड़ी और आंसू बहने लगे। फ्रैंक का पेट चीर दिया गया था। बाहों और पैरों पर गहरे चीरे थे। वो हिल नहीं पा रही थी, बस रो सकती थी और उसे पकड़ सकती थी। तभी उसने 2 काली टांगें देखी। उसने ऊपर देखा और वही जीव सामने खड़ा था। जैस को प्रतिक्रिया का मौका नहीं मिला। उस जीव ने उसे गले से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। जैस ने चीखने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि कोई सुनेगा, लेकिन कोई नहीं आया। उस जीव ने पंजा उठाया। उसके आंखों की आग और तेज थी। उसकी बाह जैस के सीने के पार चली गई और जैस चीख पड़ी, और उसी चीख के साथ जैस जाग गई। वो अभी भी सोफे पर थी, किताब जमीन पर गिरी हुई थी। उस हमले वाली रात के बाद से उसे ये बुरे सपने हर रात आते थे। हर रात वही जंगल, वही जीव दिखता, और हर बार मौत उसके पास होती। लेकिन ये पहली बार था जब सपने में फ्रैंक भी था, और यही इसे और डरावना बना रहा था। वो कुछ पल शांत बैठी रही। फिर वो लंगड़ाते हुए रसोई में गई। उसे कॉफी चाहिए थी। वो दोबारा सोना नहीं चाहती थी। कॉफी बनने के बाद उसने किताब उठाई और डाइनिंग रूम में बैठकर पढ़ने लगी। करीब 2 घंटे बाद फ्रैंक घर लौटा। जैस ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ मिला? फ्रैंक भी खुश दिख रहा था। हाँ, एक और हिरन मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा। उसने राइफल दरवाजे के पास रखी, रिवॉल्वर भी उतार कर रख दिया। थोड़ी देर में साफ कर दूंगा। टांग कैसी है? दोनों गले मिले। जैस ने फ्रैंक के गाल पर किस किया, लेकिन अचानक वही सपना उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने फ्रैंक को सपनों की बात बताई थी, लेकिन इस सपने की नहीं बताई। वो फिर से उस सपने को जीना नहीं चाहती थी। उनका बाकी दिन सामान्य रहा। फ्रैंक ने शिकार साफ किया और रात का खाना बनाया। वो बातें करते रहे, खेलते रहे और फिर सोने चले गए। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। जब जैस की टांग ठीक हुई, दोनों शिकार पर साथ जाने लगे। सर्दी गई, वसंत आया, फिर गर्मी आई, लेकिन उस दिन की याद कभी नहीं गई। पर डर धीरे धीरे कम हो गया। अगर वो उन्हें मारना चाहता तो अब तक कर चुका होता। एक गर्म सुबह वो दोनों साथ में निकले। उन्हें ढीली मिट्टी में निशान मिले थे और वो उनका पीछा कर रहे थे। वो उसी मैदान से गुजरे जहां जैस ने उस जीव पर पहली बार गोली चलाई थी। उसने मैदान देखा और वो यादें फिर से लौट आईं। फिक्र मत करो जैस, वो मर चुका है। हाँ, पता है, लेकिन अभी भी डर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भूल जाओ, बस इतना जान लो हम सुरक्षित हैं।
दोनों फिर आगे बढ़े और निशानों का पीछा करते रहे। दोनों यूं ही चलते चलते जो मन में आया उस पर बात कर रहे थे। लेकिन तभी जैस अचानक रुक गई। उसकी नजर के कोने में कुछ हलचल हुई थी। उसने ध्यान से देखा और फौरन कंधे से राइफल उतारकर उस दिशा में तान दी। फ्रैंक ने उसकी तेज सांस सुनी और तुरंत अपनी राइफल तैयार कर ली। जैस, क्या हुआ? कोई हिरन दिखा? नहीं फ्रैंक, वो वापस आ गया है। उसका निशाना एक हिरन पर था जो आम से दोगुना बड़ा था और जिसकी आंखें अंगारों की तरह चल रही थी। वो वापस आ गया है फ्रैंक, वो वही शापित दानव है। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। फ्रैंक के साथ उसे भरोसा था। फ्रैंक ने भी उसी पर निशाना साधा। तुम्हारा फैसला है जैस, बताओ क्या करें? जैस चुप रही। उसका मन कर रहा था कि गोली चला दे जैसे पहले चलाई थी, लेकिन पहले भी तो उसने उसे मारा था और वो फिर भी लौट आया था। कौन कह सकता है अगर वो फिर से मारे तो वो फिर से पीछा नहीं करेगा। जैस, कुछ तो बोलो, क्या करना है? वो जीव हिल नहीं रहा था, बस उन्हें घूर रहा था। जैस, गोली चलानी है या नहीं? जैस को वो दिन याद आया, वो दर्द, वो टांग जो 1 महीने में ठीक हुई और वो डरावने सपने जो उससे भी ज्यादा चले। जैस ने धीरे से राइफल नीचे की, लेकिन नजरें नहीं हटाई। नहीं फ्रैंक, और तुम भी बंदूक नीचे कर लो। फ्रैंक ने हैरानी से देखा। पक्का? अगर उसने हमला किया तो? नहीं करेगा। अगर मारना चाहता तो अब तक कर चुका होता। हमें दिखता ही नहीं, वो बस हमें देख रहा है। जैस रुकी और याद किया कि पहली बार क्या हुआ था। उसने मुझ पर तभी हमला किया था जब मैंने पहले गोली चलाई थी। उससे पहले वो बस पीछा कर रहा था। हो सकता है मौका देख रहा हो, अभी भी वही कर रहा हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, वो हमें दिखता ही नहीं। जैस ने राइफल फिर कंधे पर डाली और फ्रैंक को भी इशारा किया। चलो अपने शिकार पर ध्यान देते हैं और इस पर भी नजर रखते हैं। दोनों उस जीव को देखते रहे। उस जीव की आंखों की आग धीमी पड़ गई। फिर वो मुड़ा और जंगल की ओर चला गया। फ्रैंक ने राहत की सांस ली। अच्छा फैसला था। अगर मैं अकेला होता तो गोली चला देता। चलो यहां से निकलते हैं। दोनों ने आखिरकार हिरणों का झुंड ढूंढ लिया और 2 शिकार किए, यानी पूरे महीने का खाना। इसी समय जैस ने परिवार शुरू करने की बात की, लेकिन दोनों एक बात पर सहमत थे। ऐसे जंगल में बच्चों को बड़ा करना समझदारी नहीं थी। भले ही वो दानव छेड़ने पर ही हमला करता हो, लेकिन फिर भी वो खतरा था। गर्मी के अंत तक फैसला हो गया। उन्होंने सामान बांधा और पुराना घर छोड़ दिया। वो देश के दूसरे छोर पर नई शुरुआत के लिए निकल पड़े। पुरानी जमीन और घर अच्छी हालत में बिक गए। नई जमीन एक छोटे शहर के पास थी, अच्छे स्कूल और सुरक्षा के साथ। अब उन्हें सिर्फ जंगल पर निर्भर नहीं रहना था। नया घर बड़ा था, 2 मंजिल, 3 कमरे, जैसे वो चाहते थे। उस दिन को कई साल बीत गए, जिसने जैस को एक नया निशान दिया, भालू वाले से कहीं ज्यादा डरावना। अब उनके 2 बच्चे थे, बेटा कैडन और बेटी एंड्रिया, जैसे उसने कभी कल्पना की थी। दोनों शहर में काम करते हैं और शिकार से भी कमाते हैं। कैडन अब इतना बड़ा हो गया था कि शिकार सीख सके। अगले दिन उसे पहली बार जंगल ले जाना था। फ्रैंक सो चुका था। जैस बाथरूम में थी। वो बाहर आई और फ्रैंक गहरी नींद में था। वो मुस्कुराई। जिंदगी अच्छी थी। फिर वो खिड़की के पास गई और कुछ दूरी पर पेड़ों की कतार को देखने लगी, और अंधेरे में उसने उसे देखा। जंगल के किनारे खड़ा एक हिरन, आम से दोगुना बड़ा, और उसकी आंखों में धुंधली अंगारों जैसी चमक थी।